समझ लीजिए, बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों की कड़वाहट में थोड़ी मिठास घुलने की शुरुआत हो रही है। खबर आई है कि बांग्लादेश ने 15 भारतीय मछुआरों और उनकी 6 नावों को रिहा करने का फैसला किया है। तारीख तय हुई है 5 जनवरी। यह मछुआरे 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद थे। बांग्लादेश की नौसेना ने इन्हें पकड़ा था और अब उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। उधर भारत भी बांग्लादेश के 990 मछुआरों को रिहा करेगा। इनके साथ उनकी नावें भी लौटाई जाएंगी ताकि यह लोग अपने काम धंधे को फिर से शुरू कर सकें। आखिर नाव के बिना मछुआरे का काम कैसा चलेगा? इस फैसले तक पहुंचने के लिए दोनों देशों के अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार यह बड़ा कदम उठाया गया। सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश ने न सिर्फ भारतीय मछुआरों को रिहा करने का फैसला लिया बल्कि उन पर दर्ज केस भी वापस लेने की बात कही है। यह अचानक बदलाव क्यों? बांग्लादेश में हाल ही में सत्ता के समीकरण बदले हैं और इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वहां के कुछ नेताओं की बयानबाजी रिश्तों में खटास पैदा कर रही थी। उन्होंने चीन को लेकर भी कहा कि वह उनका पार्टनर है, लेकिन भारत का सम्मान करना जरूरी है। यह सब देखकर लगता है कि बांग्लादेश को शायद एहसास हो गया है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मछुआरों की रिहाई और उनकी नावों की वापसी इसी बदलाव का हिस्सा हो सकती है। 31 दिसंबर का दिन बांग्लादेश के लिए किसी आम तारीख जैसा नहीं था। इस दिन का माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा था। ढाका की सड़कों पर कुछ हजार लोग जमा हुए और माहौल गर्मा गया। पहली नज़र में ऐसा लगा कि यह लोग पुराने जख्मों को कुरेदने और शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे हो रहा था। जो भीड़ दिख रही थी उसका मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी योजना थी। सोचिए, पुराने संविधान को हटाने, राष्ट्रपति और आर्मी चीफ जैसे अहम पदों पर बैठे लोगों को हटाने की मांग की जा रही थी। लेकिन यह मांग सिर्फ दिखावा थी। असली मंशा थी सत्ता को पूरी तरह से एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देना। 31 दिसंबर का यह प्रोटेस्ट महज एक झांकी था। जहां लाखों की उम्मीद थी वहां सिर्फ हजारों लोग पहुंचे और यह संख्या भी उनकी योजना के लिए नाकाफी साबित हुई। इसी कम भीड़ ने उनके इरादों को झटका दिया। अब सवाल यह उठता है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में सत्ता की इस लड़ाई के पीछे क्या वजहें हैं? आर्मी चीफ ने जो हाल ही में बयान दिया वह किस दबाव में था और यह बयान किस ओर इशारा करता है? इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें गहराई में झांकना होगा। जो चल रहा है वह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि सत्ता पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश है। दरअसल देखा जाए तो प्रोटेस्ट का जोश तो था, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। लोगों को इकट्ठा करने की तैयारी बड़ी थी, मगर पैसे की कमी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। कुछ लोग खुलकर कहने लगे कि हम अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आए तो इसकी भरपाई कौन करेगा? वही पैसे जो बाहर से आने थे कहीं अटक गए। कहते हैं कि जो ऑर्केस्ट्रेटर थे उनका प्लान बदल गया और फंडिंग का बहाव रुक गया। इसके अलावा खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी इस प्रोटेस्ट से अपने हाथ खींच लिए। उनका तर्क सीधा था, अगर पुराना संविधान हटा दिया गया तो चुनाव कराने की बुनियाद ही खत्म हो जाएगी। चुनाव के बिना सत्ता में आने का सपना कैसे पूरा होगा? बीएनपी को भले ही मौजूदा प्रेसिडेंट या आर्मी चीफ से कोई सहानुभूति नहीं हो, लेकिन उन्हें यह साफ दिख रहा है कि चुनाव ही उनकी ताकत को वापस ला सकता है। यूनुस का इरादा तो साफ है, अपनी पकड़ मजबूत करनी और चुनाव को जितना हो सके टालना। उनके पीछे जो कट्टरपंथी तत्व हैं उन्हें और भी ज्यादा ताकत दी जा रही है ताकि आने वाले वक्त में वे अपना अलग प्रभाव बना सकें। 31 दिसंबर के प्रोटेस्ट में यह सब झलकियां साफ नजर आई। हाँ, यह जरूर था कि यह प्रोटेस्ट एंटी हसीना और एंटी आवामी लीग के नारे
लगाते हुए आगे बढ़ा। मगर बात यहीं तक नहीं रुकी। प्रोटेस्ट के दौरान नए बांग्लादेश की मांग भी उठी। यह नया बांग्लादेश कैसा होगा जो किसी से ना डरे ना दबे, और इशारा किस तरफ था साफ है। भारत प्रोटेस्ट लीडर्स ने यह बात ऐसे पेश की जैसे यह कोई नया सपना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे सपने कब और कैसे टूटते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के नए पाकिस्तान की कहा तो सबने देखी है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का यह नया सपना भी वैसी ही राह पर है। इसके आगे के घटनाक्रम में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विरोध प्रदर्शन किस दिशा में जाते हैं, और क्या इनमें वह दम है जो बड़े बदलाव ला सके। बात यहाँ पर साफ दिखती है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकर उज़्ज़मान ने इंटरव्यू के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। प्रथम आलो को दिया गया यह इंटरव्यू कई मायनों में खास था। यह वही मीडिया हाउस है जिसे हाल में प्रो इंडिया और प्रो शेख हसीना कहकर निशाना बनाया गया था। आर्मी चीफ ने अपनी बात बड़े साफ सुथरे अंदाज में रखी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने यह भी माना कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता गिव एंड टेक पर आधारित है। भारत बांग्लादेश में निवेश करता है, बांग्लादेश भारत से सामान खरीदता है। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए जरूरी है, लेकिन इसे निष्पक्ष रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने उन अफवाहों को भी दूर करने की कोशिश की जो यह कहती हैं कि भारत बांग्लादेश पर हावी है या उसे दबा रहा है। उनका कहना था कि यह रिश्ता बराबरी का है, जहां दोनों देशों को डोट एक दूसरे की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह धारणा कि भारत बांग्लादेश को मैनिपुलेट कर रहा है पूरी तरह गलत है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ हो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत भी ऐसा कुछ ना करें जो बांग्लादेश के हितों को नुकसान पहुंचाए। उनका बयान सीधे यह दर्शाता है कि दोनों देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि यह बयान सिर्फ सफाई है या इसके पीछे कोई और गहरी योजना छिपी है। इसे समझने के लिए हमें और भी घटनाओं पर गौर करना होगा। यह पूरी बातचीत बांग्लादेश और उसके रिश्तों के कई पहलुओं को उजागर करती है। आर्मी चीफ ने भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को स्पष्ट करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हितों का ख्याल रखना दोनों देशों के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिटागोंग हिल ट्रैक्स और म्यांमार बॉर्डर जैसे इलाकों में स्थिरता का खतरा और बढ़ सकता है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि बॉर्डर पर शांति बनाए रखना हर हाल में प्राथमिकता होनी चाहिए। बॉर्डर पर गोलीबारी और अवैध गतिविधियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नियमों का पालन होता है शांति बनी रहती है, लेकिन अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो कार्रवाई जरूरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत के साथ फेयर वाटर शेयरिंग और निष्पक्ष संबंध बनाए रखना दोनों देशों के हित में है। चीन को लेकर उनकी राय सीधी थी। बांग्लादेश ने चीन से कम कीमत वाले हथियारों का आयात इसलिए किया है क्योंकि वे किफ़ायती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि चीन उनके लिए विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इस दौरान चीन ने भी बांग्लादेश की स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करते हुए संकेत दिया कि वे यूनुस का समर्थन करते हैं। यूनुस के संदर्भ में आर्मी चीफ ने साफ किया कि बांग्लादेश की सेना उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, चाहे अस्थायी असुविधा हो, लेकिन देश और लोगों के हितों के लिए यह समर्थन बना रहेगा। इन सब बातों के बीच सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश की भविष्य की राजनीति और इन रिश्तों की दिशा किस ओर जाएगी। आगे के घटनाक्रम यही तय करेंगे कि इन समीकरणों का असर क्षेत्रीय स्थिरता पर कितना गहरा पड़ता है। इस पूरी स्थिति पर आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश देश का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा या फिर आने वाले समय में नई चुनौतियों को जन्म देगा? अपनी राय नीचे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।